हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान में आज हम पाली जिले के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र का अध्ययन कर वीडियो के एंड में हमें जरूर कमेंट लिखें कि आपको इस प्रश्न पत्र का लेवल कैसा लगा, हार्ड लगा या नॉर्मल लगा। उसके बाद में ये जो पेपर्स हैं जो सभी जिलों के हैं वो आप सभी की वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 34 है और 2 घंटे। पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि सर E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साबुन का बुलबुला है वो एक चालक है, उसको आप चाहे ऋणावेशित करें या फिर धनावेशित करें, दोनों ही स्थितियों में समान प्रकृति का आवेश पूरी सतह पर फैल जाएगा और आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। ऋणावेशित करेंगे तो भी त्रिज्या बढ़ेगी और धनावेशित करेंगे तो भी त्रिज्या बढ़ेगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर V, आवेश Q और धारिता C में संबंध लिखिए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं सर, Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पे हमें देख लेना है कि Q इज इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला है वो कहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो C जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो Q इज इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हमसे कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में धारिताओं की तुल्य धारिता का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है और सारे के सारे संधारित्र यदि एक ही वैल्यू के हैं तो इसके लिए हम NC का फॉर्मूला यूज करते हैं। C डैश इज इक्वल्स टू NC। तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोफैरड धारिता के 3 कैपेसिटर हैं तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 माइक्रोफैरड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु में 0.5 सेकंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा। बेटा ये कक्षा 10 के लेवल का प्रश्न है, समय हमें दे रखा है और आवेश की वैल्यू हमें दे रखी है। तो सर I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय, Q/T, आवेश प्रवाह की दर। तो 10 कूलाम का आवेश है और इसमें 0.5 का हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा और 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 एम्पियर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत ईजी पेपर यहाँ पे दिया गया है। ओम के नियम के अनुसार धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या फॉर्मूला होता है। तो हम जानते हैं कि सर J इज इक्वल्स टू सिग्मा E का हमारे पास रिजल्ट आता है। धारा घनत्व का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक आवेशित कण है कि समान चाल की गति में उत्पन्न होता है। एक आवेशित कण है वो समान चाल से गति कर रहा है तो जब आवेशित कण की वजह से जब वो स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब आवेशित कण गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उत्पत्ति यहां पे हो जाएगी। आठवां प्रश्न हमसे कह रहा है कि लंबे सीधे चालक तार में स्थित धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबा चालक तार है उसमें स्थिर धारा यानी नियत मान की धारा प्रवाहित हो रही है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B और दूरी R के बीच में ग्राफ खींचिए। तो सर B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I/2πr। तो B का जो फॉर्मूला है B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास D ऑप्शन हो जाएगा। D ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारे पास R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। 9वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक चल कुंडली धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना है। धारामापी को जब हम वोल्टमीटर में बदलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि वोल्टमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है
और प्रतिरोध का मान यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिरोधों के संयोजन में हमने पढ़ा है कि सर श्रेणी क्रम संयोजन में फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एंड यदि समांतर क्रम की बात करें तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों में जो सबसे कम वाला प्रतिरोध है उससे भी कम हो जाता है। लेकिन हम तो प्रतिरोध का मान, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर जो है वो किसी भी विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस सर्किट में आने वाले करंट का कम से कम हिस्सा इस वोल्टमीटर में से जाए, वोल्टमीटर में से धारा का मान कम से कम जाए। इसके लिए हमें वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक से अधिक रखने के लिए ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसको जब हम वोल्टमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसके श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध का मान जोड़ देंगे, RH का मान, हाई रेजिस्टेंस, हम इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो एक बड़ा प्रतिरोध जो है वो इसके श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दिया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि लेंज का नियम जो है वो जिस भौतिक राशि के संरक्षण के ऊपर आधारित है वो क्या है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। ये सभी प्रश्न जो है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से तो खैर महत्वपूर्ण है ही है। 11वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी क्षण t पर एक कुंडली से संबंधित फ्लक्स दिया गया है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें यहां पे दे रखा है। कैसे दे रखा है, 10t² माइनस 50t प्लस 250 और t का मान हमें 3 सेकंड दे रखा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो फैराडे के नियम के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो हमारे पास d∅dt होता है, यानी कि समय के सापेक्ष फाई का अवकलन करना होगा हमें। तो समय के सापेक्ष हम यहाँ पे फाई का अवकलन करेंगे तो हमारे पास अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20t हो जाएगा, माइनस 50t जो है t का अवकलन 1 हो जाएगा तो माइनस 50 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद में हमें t की जगह 3 रखना है, तो t की जगह हम 3 रखेंगे। जनरली हमने किया क्या है, यहाँ पे फाई का अवकलन ही तो किया है समय के सापेक्ष। ये 10t² लिखा हुआ है, ध्यान रखें, थोड़ा सा मिसप्रिंट नजर आएगा आपको, ये 10t² है। तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 20t माइनस 50t का अवकलन हो जाएगा 50 और 250 जो 250 है, ये तो एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब हमें t की जगह 3 रख देना है, तो t की जगह जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 60 और 60 में से 50 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगा 10। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 10 वोल्ट हो जाएगा। आप सभी बच्चे इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि कक्षा 11 के अंदर आप लोगों ने अवकलन समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगला प्रश्न संख्या 12 हमसे कह रहा है कि भंवर धाराओं का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं होता है। ध्यान रहे, ऐसे प्रश्न जिसमें ये नहीं ऑप्शन दिया होता है ये थोड़ा सा प्रश्न की स्थिति को बदल देता है। तो चल कुंडली धारामापी में हालांकि भंवर धाराएं उत्पन्न जरूर होती हैं लेकिन प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग करने का मतलब क्या है कि इनका उपयोग किया जा रहा है, ये आवश्यक है यहाँ पे। लेकिन धारामापी में भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं तो वो जबरदस्ती है, वो नुकसान पहुंचा रही है। हम ये चाहते हैं कि भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो। उसके बाद में है विद्युत ब्रेक जो होता है उसके अंदर विद्युत धाराएं जो भंवर धाराएं जो हैं इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भंवर धाराओं के उपयोग के द्वारा ही इसी सिद्धांत के ऊपर इलेक्ट्रिक ब्रेक जो है वो कार्य करते हैं। प्रेरण मोटर में, हालांकि प्रेरण मोटर के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं लेकिन ये इनका उपयोग नहीं किया जाता है। डायनेमो में इनमें भी भंवर धाराओं का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न की थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है। यहाँ पे ये प्रश्न होना चाहिए था कि भंवर धाराओं का निम्न में प्रयोग किसमें होता है, किसमें प्रयोग होता है। तो ये विद्युत ब्रेक के अंदर इसका प्रयोग होता है, बाकी सब में इनका उपयोग नहीं होता है। 13वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति का जो प्रश्न है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हालांकि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के चैप्टर नंबर 11 में जाएंगे, 11वें चैप्टर की प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे और वहां पे आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो वीडियो है वो आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि सबसे पहले जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो कम फोकस दूरी का होता है, उसके बाद में आंख के पास जो अभिनेत्र लेंस होता है वो बड़ी फोकस दूरी का होता है, इसके बाद में यहां से जो हमारे पास एक वास्तविक प्रतिबिंब है बहुत छोटा बिंब है, एक बहुत छोटा, तो पहले लेंस से जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन इस प्रतिबिंब को हम दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम में लेंगे, और बिंब के काम में लेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो यहां पे पीछे की तरफ बनेगा यहां। तो ये जो प्रतिबिंब है ये हमारा मुख्य बिंब है, ये इसका पहला प्रतिबिंब है और ये इसका दूसरा प्रतिबिंब है। तो यदि हम बिंब के सापेक्ष इस अंतिम प्रतिबिंब की कहानी लिखें तो हमें लिखना होगा कि ये अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है और आभासी है, आभासी और उल्टा है। ध्यान रहे ये प्रतिबिंब जो है वो आभासी और उल्टा है, किसके सापेक्ष? इस बिंब पी क्यू के सापेक्ष। और इसका जो पहला प्रतिबिंब हमारे पास पी डैश क्यू डैश बना था उसके सापेक्ष अगर हम इसकी तुलना करें तो ये हमारे पास आभासी और सीधा होगा। तो हर स्थिति में ये आभासी तो 100% रहना ही है, लेकिन यदि आप बिंब के साथ तुलना करोगे तो ये आभासी और उल्टा आएगा, और इस पी डैश क्यू डैश के सापेक्ष तुलना करोगे तो आभासी और सीधा आएगा। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, हमसे कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, तो हमें इसमें लिखना चाहिए आभासी और उल्टा, आभासी प्रतिबिंब होगा और उल्टा प्रतिबिंब होगा। यदि ये कह देता कि P डैश Q डैश के सापेक्ष बनना चाहिए, उस स्थिति में हमारे पास आभासी और सीधा हो जाता। चलिए 14 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, बड़ी बात है, एक एक नंबर के 14 प्रश्न जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण यदि अभिलंब व आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ये हमारे पास कोई एक समतल दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश की किरण है वो अभिलंब व आपतित हो रही है, और डेफिनेटली ये प्रकाश की किरण वापस उसी रास्ते से निकल जाएगी, तो अभिलंब के साथ बनने वाला जो कोण होता है वही आपतन कोण और अभिलंब के साथ ही परावर्तन कोण बनता है। तो इस दोनों स्थितियों में आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। चलिए बहुत अच्छे तरीके से 14 क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं लिखिए। साहब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धनावेश से निकल करके ऋणावेश की तरफ चलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर यदि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहते हैं तो उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। 16वां प्रश्न कह रहा है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल अपॉन कूलाम। जूल का मतलब होता कार्य और कूलाम का मतलब होता है आवेश। तो कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश जो होता है वो हमारे पास वोल्ट का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या यह सदिश राशि, क्या यह है सदिश राशि या अदिश राशि है? यानी जूल अपॉन कूलाम जो है वो वोल्ट होगा, और वोल्ट जो है वो किसका मात्रक होगा? विभव का मात्रक होगा, और विभव जो है वो एक अदिश राशि होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखना चाहिए कि जूल अपॉन कूलाम जो है वो विभव का मात्रक है और विभव जो है वो एक अदिश राशि है। दोनों बातें लिखोगे तब जाके आप लोगों को ये कंप्लीट एक नंबर जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। आगे कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, संयोजन में प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम धारिताओं का मान कितना होगा? कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में चलते हैं तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और यदि सारे के सारे संधारित्र बराबर वैल्यू के हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन की CS का मतलब है सीरीज संयोजन का जो तुल्य धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है C/n। तो यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड है, उसमें जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड वैल्यू आ जाएगी। कौन से वाले की? मिनिमम वाले की, न्यूनतम वाले की। साथ में कह रहा है अधिकतम मान बताइए। अधिकतम होगा इसके समांतर संयोजन में, और समांतर संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3, और यदि सारे के सारे वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा NC। तो 3 संधारित्र हैं, 6 माइक्रोफैरड के हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी 18 माइक्रोफैरड। कितनी हो जाएगी? 18 माइक्रोफैरड। तो बहुत आसान सा प्रश्न हमें यहाँ पे दे रखा है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? किसी बिंदु धनात्मक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। तो सर
समविभव पृष्ठ क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर या लंबवत स्थिति में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। डेफिनेटली हम इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और धनात्मक धनावेश जो है, बिंदु धनावेश जो है, उसकी वजह से यदि हम समविभव पृष्ठ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, इसको सेंटर पे रखेंगे और इसके चारों तरफ यदि हम एक गोला बना दें और इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो लंबवत बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये जो गोला बनेगा वो हमारा समविभव पृष्ठ बनेगा। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से समविभव पृष्ठ पूछ ले तो यहाँ पे हम माइनस क्यू रखेंगे और ये जो विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन हमने बाहर की तरफ दिखा रखी थी वो डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाती, अंदर की तरफ हो जाती। चलिए 19वां प्रश्न कह रहा है कि विभव मापी के द्वारा लेक्लांसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसमें हम सबसे पहले ए बी जो है एक विभव मापी का 10 मीटर लंबा तार बनाएंगे। इसके बाद में एक प्राथमिक परिपथ में हमें एक सीसा संचायक सेल लगाएंगे, यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे और यहाँ पे हम एक धारा नियंत्रक लगा करके प्राथमिक परिपथ पूर्ण करेंगे। द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना उस सेल को यहाँ पे जोड़ेंगे। इस सेल के समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे, इसके आगे एक स्विच यूज करेंगे और उसको इस सेल के नेगेटिव सिरे से जोड़ देंगे। और ये जो करंट जो वायर आगे की तरफ जा रहा है इसमें यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ करके और एक विसर्पी कुंजी जोड़ दी जाती है। तो ये विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का परिपथ चित्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 20वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ के ऊपर जो क्रम है वो लाल भूरा पीला और सुनहरा है। प्रतिरोध का मान लिखिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं BBROY, उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन और VZW। फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। 0 से हम शुरुआत करते हैं। 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर पे हो जाता है हमारे पास वाइट कलर। तो हमें दे रखा है सबसे पहले लाल। रेड कलर है हमारे पास 2 नंबर पे, तो इसकी वैल्यू में हम लिख देंगे 2। उसके बाद में हमें दे रखा है भूरा कलर, तो पहले वाला बी है दैट इज ब्लैक और दूसरे नंबर पे जो बी है वो ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। क्रम संख्या 2 पे है लेकिन इसकी वैल्यू 1 है तो ये 21 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय पीला। पीले का जो पावर होगा वो 10 की पावर 4 हमें यूज करना होगा क्योंकि तीसरा कलर जो है वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 की पावर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस में हम इसके आगे टॉलरेंस लिखेंगे और सुनहरा कलर जो है उसकी टॉलरेंस होती है 5%। तो ये 21 गुणा 10 की पावर 4 ओम प्रतिरोध की वैल्यू और प्लस माइनस में 5% जो है वो इसकी टॉलरेंस आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा को दुगुना कर दिया जाए, वृत्ताकार कुंडली की बात कर रहा है, ओके, और इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, ठीक है साहब, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, धारा को दुगुना कर दिया जाए, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो पहली स्थिति में हम ले लेते हैं B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका μ0I/2R, और दूसरी स्थिति में हम ले लेते हैं B डैश, दिस इज इक्वल टू μ0I का मान, धारा का मान दुगुना कर रहा है तो इसको हम लिख देंगे 2I/2 लिखेंगे क्योंकि 2 तो फॉर्मूले का है, और त्रिज्या का मान आधा कर रहा है यानी R/2 ऊपर चला जाएगा और वो इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा। तो इस 4 को आप बाहर निकाल लें, साइड में रख लें, तो बाकी क्या बचेगा μ0I/2R, और μ0I/2R को लिख देंगे हम B, देन B डैश हमारे पास हो जाएगा 4B। यानी इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था। B इज इक्वल्स टू आपको लिखना चाहिए था कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0I/2R। फिर आपको लिखना चाहिए था प्रश्न के अनुसार धारा का मान दुगुना और त्रिज्या का मान आधा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B डैश इज इक्वल्स टू μ0 2I/2R/2, और बटा का 2 ऊपर जाकर के इसको 4 बना देगा। तो फाइनली हमें लिखना चाहिए था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुना हो जाएगा।
आगे कह रहा है बायो सावर्ट तथा एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, आधे आधे नंबर का है। तो यहां पे आपको बायो सावर्ट का पूरा नियम अलग अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स बना करके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। और एम्पियर का जो परिपेशीय नियम यानी परिपथीय नियम जो है वो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। केवल आप मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर का पूरा प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है, पूरा अंक मिलने वाला है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि एक धातु का सिक्का है और एक अधातु का सिक्का है, वो एक ही ऊंचाई से पृथ्वी के तल पे छोड़े जाते हैं, कौन सा पहले पहुंचेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक तो धातु का सिक्का है, एक अधातु का सिक्का है। पृथ्वी की ऊंचाई से जब आप उसे फेंकेंगे पृथ्वी की तरफ, तो बेसिकली यहां पे इस प्रश्न को देने का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पार करके वो दोनों सिक्के नीचे की तरफ आएंगे। और जब दोनों सिक्के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पार करके आएंगे और जो धातु का बना हुआ सिक्का है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होनी चाहिए और वो भंवर धाराएं अपनी गति के कारण का विरोध करनी चाहिए। यानी कि धातु का सिक्का जो है वो अब धीरे गति करना शुरू कर देगा, वो भंवर धाराओं के उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगा। लेकिन अधातु के सिक्के में किसी तरह के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होगी, परिणाम स्वरूप अधातु का सिक्का जो है वो पहले जमीन पर पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। फैराडे के 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और दूसरा नियम कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आगे कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु की मदद से अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, आवश्यक चित्र बना करके समझाइए। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको व्हीटस्टोन सेतु का जो रिलेशन है P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन एस और पूरा डेरिवेशन, पूरा नामांकित चित्र आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, उसकी कार्यप्रणाली, उसके लिए आवश्यक चित्र समझाइए और उत्पन्न होने वाले बल का वक्र बनाइए। तो ये आप चैप्टर नंबर 9 की प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के, वहां पे आप लोगों को कंप्लीट रूप से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का पूरा टॉपिक जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको विश्वास दिला दें कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो हमारे नोट्स के बाहर से आ जाए। इसके बाद में 27वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र और मात्रक लिखिए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि ये कोई डायपोल है, उसमें प्लस क्यू चार्ज होता है और माइनस क्यू चार्ज होता है, बीच की दूरी r है। तो एक आवेश का परिमाण ले लें और बीच की दूरी का गुणनफल ले लें, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास P इज इक्वल्स टू आवेश इंटू दूरी r। और इसका मात्रक क्या बनेगा, आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा और दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के x के ऊपर किसी बिंदु पर चित्र बनाकर बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। x के ऊपर ये हम लाइन आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेंगे, वो इसके केंद्र बिंदु से कुछ दूरी x के ऊपर होगा। इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। डाइपोल के एक्स एक्स के ऊपर भी आपको फॉर्मूला मिलेगा और डाइपोल के निरक्स के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिलेगा। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके पास आएगा E इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अथवा के अंदर एक प्रश्न दे रखा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक लिखिए और E और R के बीच में ग्राफ बनाइए। तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोगों से संबंधित है। तो गाउस का नियम यहाँ पे हालांकि हमें नहीं लिखना है। अनंत लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का जो रिजल्ट आएगा वो E का फॉर्मूला आएगा आपके पास 2k लेमडा अपॉन R और E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा।
और ई और आर के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे, एक्स एक्स के ऊपर हम दूरी आर ले लेंगे, वाई एक्स के ऊपर जब हम ई ले लेंगे, तो ये जो ग्राफ है वो आपके पास कुछ इस तरह का मिलने वाला है। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसका आंसर लिखना चाहिए था। चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि दर्पण समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक किरण चित्र बनाइए। चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट में दर्पण समीकरण, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। अगर एक बार के पढ़ने से भी अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो हम आपको कह सकते हैं कि आप इनको पढ़ करके बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करें। इसके अथवा में जो प्रश्न दे रखा है, गोलीय सतह से अपवर्तन के कारण m/v माइनस n/ ये कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे μ1 और μ2 होना चाहिए था, या फिर n2/n1, या म्यू के फॉर्मेट में लिखो या n के फॉर्मेट में लिखो, कोई बड़ा इशू नहीं है। स्थापित कीजिए और आवश्यक किरण चित्र बनाइए। चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट में ये भी आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न जो है वो मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। और आपको किस तरह के वीडियो या कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर हमें फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।